लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को सवाल पूछना होगा, अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उसका सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल है अविनाश गायकवाड़, तलेगांव दाभाड़े पुणे। सर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिटायर्ड होने के बाद किसी स्टेट का गवर्नर या राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, क्या यह संविधान की अवमानना नहीं है? इसके बारे में आपकी राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विरोध में केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते रहते हैं, इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ऑटोनॉमस होना या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनका किसी प्रकार का रिश्ता ना होना उनके स्वतंत्र और स्वायत्त होने की शर्त है और जरूरी बात है। मगर जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर्ड होता है और उसको किसी स्टेट का गवर्नर या राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में आशंका होती है। जैसे पी सदाशिवम का उदाहरण है, उन्होंने केरला हाई कोर्ट का उनको जज बनाया गया था उस समय जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। उस समय जो फैसला दिया गया था उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया गया और 2014 का चुनाव बगैर अमल किए बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। तो ये बख्शीश थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा। कांग्रेस बीजेपी का जो नेक्सस फॉर्म हुआ था इस काम के लिए। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण है कि जजेस को, जुडिशरी को स्वतंत्र और स्वायत्त रखने के लिए संवैधानिक पदों से या राजनीतिक पदों के लालच से दूर रहना चाहिए। जब वो कॉलेजियम में इस सिद्धांत के आधार पर समर्थन करते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो खुद ही राजनीतिक हस्तक्षेप तहत ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लोगों के मनों में इस तरह की आशंका होना स्वाभाविक है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का स्वायत्त और स्वतंत्र होने के आधार पर ये जो दो बड़ी घटनाएं घटित हुई उसको आधार बनाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि जजेस को इस तरह से लालच देकर जैसा उनको चाहिए वैसा निर्णय वो ना दे सके। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है और ये देश की लोकतंत्र को बनाए और बचाए रखने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये किया जाना चाहिए, करेंगे। कामले पद्माकर, पनवेल, महाराष्ट्र। सर, ब्राह्मण इतने षड्यंत्रकारी क्यों होते हैं? पहली बात तो ये है
कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह ब्राह्मणों के बारे में कहा, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। इसका मतलब है वो अपने दिमाग में एक ही लेवल पर, दिमाग में कई अलग अलग लेवल पर, अलग अलग लेयर पर, अलग अलग एक साथ सोचते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण विदेशी है, ये सारे दुनिया को मालूम हो या ना हो, ब्राह्मणों को खुद ये मालूम है कि वो विदेशी है। तीसरी बात, इसी की वजह से उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव निर्माण होता है कि इस देश में हम 3.5% अल्पसंख्याक है, तो हमारे भविष्य का क्या होगा। तीसरा एक कारण ये है कि जब उनकी संख्या अल्पसंख्यक रहती है, और एक खास बात ये है कि ब्राह्मणों ने, जितने भी विदेशी लोग आए वो भारत में अपने आप को उन्होंने भारत के संस्कृति में विलीन कर दिया, और उनकी अलग से कोई आइडेंटिटी बची नहीं रही, केवल ब्राह्मण छोड़कर। ब्राह्मणों ने अपनी आइडेंटिटी को बना के रखा, पहचान को बना के रखा, और वो कभी भी अपने आप को भारतीय नहीं बना पाए, और भारत के संस्कृति में उन्होंने अपने आप को विलीन नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणों ने अपनी संस्कृति भारत पर थोपने की कोशिश की, और सत्ता के सहारे रहकर उन्होंने अपना निरंतर बचाव किया, और सत्ता के सहारे रहने से अलग अलग समय पर जो ताकतवर और सत्ताधारी थे उनके साथ गुप्त समझौता किया, मुगलों के साथ भी किया, और ऐसा करने के लिए ब्राह्मणों को कभी भी लज्जा महसूस नहीं हुई कि वो देशद्रोह कर रहे हैं, मगर उन्होंने ऐसा किया। तो इसलिए उनके मन में हमेशा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव रहता है, और असुरक्षा का भाव रहता है उसके लिए वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए 24 घंटे षड्यंत्र के काम में लगे रहते हैं, और उस षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए 24 घंटे राष्ट्रवाद पर बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस राष्ट्रद्रोह की करते रहते हैं, और राष्ट्रवाद पर डेली 24 घंटे भाषणबाजी करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ताकि 24 घंटे जो राष्ट्रद्रोह करने का, जनद्रोह करने का, संविधान द्रोह करने का जो कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य पर पर्दा डाला जा सके। ये सारी बातें सबूतों के आधार पर मैं बोल रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा हूं। तो ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आरएसएस के लोग खतरनाक लोग हैं, मगर आरएसएस से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण है, क्योंकि आरएसएस ने ब्राह्मण को नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने आरएसएस को बनाया। इसलिए ब्राह्मणों से देश को खतरा है भारत पर कब्जा करने के लिए। इसीलिए ब्राह्मणों ने भारत का विभाजन किया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, इसे समझना जरूरी है। दूसरा है, लॉकडाउन में फंसे लोगों के खाने पीने सुविधा किए बगैर ही फिर से बार बार लॉकडाउन बढ़ाना, ये क्या सरकार की समझदारी है? ये बिल्कुल भी सरकार की समझदारी की बात नहीं है। कामले पद्माकर जी सही कह रहे हैं, ये समझदारी का काम नहीं है, मगर उन्होंने ऐसा बेसमझदारी का काम किया है जिसकी वजह से इस देश में जो गरीब है, असंगठित मजदूर है, वो संकट में फंसा हुआ है, और उनको बंधुआ मजदूर की तरह अपने अपने जगह बांध कर रखा गया है, और उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई।
जितने लोग कोरोना की वजह से संकट में नहीं फंसे हैं उससे कई ज्यादा अब 37,000 लोग कोरोना पीड़ित है और 30-40 करोड़ लोग असंगठित मजदूर है भारत में। और उनके खाने, क्योंकि वो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनत करके पसीना बहाकर खाते हैं और अपनी मेहनत से पैसा कमा कर खाते हैं, किसी को भीख मांगने का काम नहीं करते हैं। और कोरोना की वजह से उनके ऊपर यह संकट आया हुआ है और सरकार ने जब लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया उसी दौरान से इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए था। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। कुछ चमचा टाइप मीडिया लोग हैं, नरेंद्र मोदी को वो दुनिया का महान नेता है हवा भरने का, जैसे टायर में हवा भरा जाता है वैसे हवा भरने का काम किया जा रहा है। यदि ज्यादा बड़े पैमाने पर टेस्ट किया होता तो पता चलता कितने बड़े पैमाने पर लोगों को लागन हो गई है। ऐसे ही हवा भरने का काम किया जा रहा है। ये लॉकडाउन में जो गरीब लोगों की, असंगठित मजदूरों के साथ जो बहुत भयंकर व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार असहनीय व्यवहार है और इसी के विरोध में हमने काली पट्टी निषेध आंदोलन शुरू किया हुआ है और वो 3 तारीख यानी कल तक जारी रहेगा। उसके बाद 4 तारीख को हम सारी परिस्थिति का रिव्यू करेंगे और अगला स्टेप लेंगे क्या करना है। विक्रांत मूल निवासी, अब हमारे घरों में बीएलओ आकर हमारे बारे में जानकारी मांगते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी मांगे जा रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि सरकार लॉकडाउन में मदद करेगी। कहीं ये चोरी छुपे एनपीआर तो नहीं कर रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन करिए। आधार मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप उस इलाके में रहते हैं, यही पर्याप्त है। सरकार के आदेश है कि उन लोगों को हर प्रकार की मदद किया जाए। अगर ये मदद नहीं हो रही है तो हमारे पास कंप्लेन करो, हम उस इलाके के अधिकारी को इसके बारे में लिखेंगे और कहेंगे और आपको मदद मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। चंद्रकांत नागावकर, 2021 की जनगणना में ओबीसी की जातिगत जनगणना होगी या पहले जैसे कुछ कारण या फिर कोई घटना घटित कर टाल दी जा सकती है? कृपया मार्गदर्शन हो। दिखने में नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री है, वास्तविक सत्ता आरएसएस के ब्राह्मण चला रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण किसी भी स्थिति में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होने देंगे, ये हमारा यकीन है। इसलिए इस पर आंदोलन जल्दी ही शुरू करने की हमारी योजना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ऐसे आपातकालीन समय जो विधान परिषद का चुनाव लगा रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है और ऐसा करना जरूरी है या फिर कुछ और बात है? महाराष्ट्र के राज्यपाल के विरोध में महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है उन्होंने कमेंट्री पास किया है कि राज्यपाल का व्यवहार तर्कसंगत नहीं है और चुनाव आयोग का व्यवहार भी तर्कसंगत नहीं है। ऐसा कमेंट हाईकोर्ट ने पास किया है, मगर मीडिया वाले ये सारी बातें नहीं बता रहे, छुपा के रख रहे हैं। इसको समझना जरूरी है। सोमेश मेश्राम, आज लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, काली पट्टी निषेध आंदोलन बढ़ाया जा सकता है। 4 तारीख को
हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे, उसके बाद इस पर फैसला करेंगे। लक्ष्मी चुईया, मांडवी मूल निवासी महिला संघ की प्रमुख सवाल ये है कि लॉकडाउन का नियम पालन करने के बावजूद पुलिस एक चौक्स कास्ट को टारगेट करके घर के दरवाजे पर बैठे होते हैं, तो उसी को उठा के उसे ले जाके केस कर देते हैं। सारे सबूतों के पास सचिवालय को लिखिए, उस पुलिस पर हम लोग हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे और आपकी मदद करेंगे। स्वप्निल कुमार, ग्राम कमलाबाग, झिंझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा ये सवाल है कि संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था, मैं राम रतन धन पायो, इन्होंने किस राम की वहां चर्चा की है, कृपया मार्गदर्शन करे। चाहे रविदास हो, चाहे कबीर हो, इन लोगों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है और उनका कहना है कि हम जिस राम की बात कर रहे हैं उसका राजा राम से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण लोग उसको राजा राम से जोड़ते हैं। इससे सावधान रहने की और सावधान करने की जरूरत है। इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस संत साहित्य में और गुरु ग्रंथ साहब के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। जोगाराम गर्ग, गांव कितपाला, पोस्ट सिल्ली, जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। काफी समय से हमारे साथ अत्याचार कर रहे कुछ मनीवादी लोग, हमारे परिवार का जीना मुश्किल हो गया है, मेरी मदद करो। सारा का सारा लिखित भेजो, आपकी पूरी शक्ति और पूरे संगठन शक्ति से मदद की जाएगी। करसन खिपजी, नांजन, आदिपुर, कच्छ। सर, भारत की सरकार को भारत सरकार कहना चाहिए, मोदी सरकार। मीडिया की यू बार बार मोदी सरकार चिल्लाती है। सर, इस विषय पे कुछ जानकारी दीजिए। संविधान के अनुसार भारत सरकार होना चाहिए और संविधान में भारत सरकार लिखा हुआ है। ये जो मीडिया वाले हैं, ये मोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया है और मोदी के गोदी में बैठकर मोदी की प्रशंसा करने में काम में लगे हुए रहते हैं और कुछ नहीं है। दिलीप घट से, राज्यसभा टीवी पर कॉन्स्टिट्यूशन पर 10 पार्ट में सीरीज बनाया गया है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट समिति में बाबा साहब के साथ सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन बताया गया है, जबकि मैं सुना हूं कि पूरा काम तो बाबा साहब आम्बेडकर ने ही किया है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, जब संविधान की कॉपी सुपुर्द की गई बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा, तब राजेंद्र प्रसाद ने लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की इस बात के लिए प्रशंसा की कि जितने लोगों को हमने संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी लगाई थी, किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई और सारी जिम्मेदारी लिखने की बाबा साहब आम्बेडकर पर आई और इस वजह से बाबा साहब आम्बेडकर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बुरी प्रशंसा की। ये सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है और कोई भी आदमी संविधान सभा का रिकॉर्ड देखकर पढ़ सकता है, देख सकता है। नरेश बागड़े, रामायण महाभारत में भगवान कैसे है और वे कैसे है? रामायण में राम राजा राम है। ब्राह्मणों ने उसे भगवान राम घोषित किया और उसकी वजह यह है कि वो एक अवतार है और अवतार की जो संकल्पना है उसे समझना जरूरी है। जितने विष्णु के अवतार हुए हैं, जो ब्राह्मणों की देवता है विष्णु, ब्राह्मण उनको अपनी देवता मानते हैं, तो विष्णु ने जितने
मूल निवासी महान लोग थे उनकी हत्या किया, जितने जितने भी महान लोग थे उनकी हत्या किया, उनको ब्राह्मणों ने भगवान का, विष्णु का, ईश्वर का अवतार घोषित किया। तो रामायण में तो राम को राजा राम बताया गया है, फिर राम को भगवान ब्राह्मणों ने क्यों घोषित किया? उसकी वजह यह है कि सम्राट बृहदत्त मौर्य, जो सम्राट अशोक के खानदान का आखिरी राजा था और ब्राह्मण धर्म को खत्म करने वाला मौर्य साम्राज्य था, उसका आखिरी राजा को पुष्यमित्र शुंग इस ब्राह्मण ने हत्या किया। वही पुष्यमित्र शुंग साकेत में आकर अपना राज्य स्थापित किया और उस राज्य की राजधानी अयोध्या बनाया। रामायण में राम की राजधानी बताई गई है अयोध्या, मगर इतिहास अगर पढ़ लो तो इतिहास में लिखा हुआ है अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी है। इससे सिद्ध होता है पुष्यमित्र शुंग ही राम है। और अगर पुष्यमित्र शुंग ही राम है तो राम को भगवान का अवतार घोषित करने का जो काम किया गया है वो पुष्यमित्र शुंग को राम घोषित किया गया। और राम को भगवान इसलिए घोषित किया गया क्योंकि उसने, पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। इस वजह से उनको भगवान घोषित किया गया, विष्णु का अवतार घोषित किया गया। इस बारीकी को समझना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों के पुराणों को, माइथोलॉजी को अध्ययन करने के आधार पर इसे क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। एडवोकेट मनीष सरकार, मेरा सवाल यह है कि सर ओबीसी नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं और ये ओबीसी के खिलाफ कार्य करते रहते हैं। एडवोकेट मनीष सरकार, नरेंद्र मोदी गुजरात में एक घिसड़ी नाम की जाति है जिसका जातीय पेशा गांव देहात में तेल निकालना होता है। तो तेल निकालने वाले जाति को तेली भी कहा जाता है। और ओबीसी हमारे मूल निवासी लोग हैं और तेली जाति ओबीसी में आती है और ये मूल निवासी जाति है। और नरेंद्र मोदी उस जाति से है और मूल निवासी है। और उस मूल निवासी का, ओबीसी का, आरएसएस के ब्राह्मणों ने मूल निवासियों के और ओबीसी के विरोध में इस्तेमाल करने का काम किया है। इसके लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है। जयप्रकाश न्यायकर, बिहार मुजफ्फरपुर। सर मेरा सवाल है, बाबा साहब हिंदू कोड बिल क्यों लागू करना चाहते थे तथा लागू क्यों नहीं हुआ? उसके जगह पर संविधान क्यों लागू हो गया? अथवा ब्राह्मण का मनोबल कैसे गिरा सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि ब्राह्मण का मनोबल गिर रहा है? सर मेरा सवाल है, बाबा साहब हिंदू कोड बिल क्यों लागू करना चाहते थे? पहली बात तो यह है कि हिंदू कोड बिल जो ब्राह्मणों के वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, उसमें अनेक प्रकार की बातें परस्पर विसंगत लिखी हुई है। इसलिए जो परस्पर विसंगत लिखी हुई है तो परस्पर विसंगत कानून बन जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी संहिता बनाने की जरूरत हुई और इसीलिए हिंदू कोड बिल बनाने का प्रयास हुआ। हिंदू कोड बिल ये हिंदुओं के इसमें मैरिज एक्ट शामिल है, इसमें एडॉप्शन एक्ट शामिल है, इसमें सक्सेशन यानी प्रॉपर्टी
बाप की प्रॉपर्टी किसके नाम पर जाएगी ये शामिल है। ऐसे बहुत सारे कानून जो है शामिल है, मैरिज एक्ट शामिल है, सारा मिलाकर हिंदू कोड बिल बनता है। और संविधान एक अलग मामला है। संविधान में जब इक्वेलिटी बिफोर लॉ लागू कर दिया गया था, उसकी वजह से हिंदू कोड बिल लागू करना जरूरी था। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था, इसलिए ये बात समझना जरूरी है। हिंदू कोड बिल अलग है और संविधान अलग है। संविधान हिंदू कोड बिल लागू करने के लिए ब्राह्मणों ने शुरू में क्यों विरोध किया था? सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया, इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया और इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में फिर बाद में इसे लागू किया गया जब बाबा साहब आम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया। उसके बाद रोहित कुमार शाक्य क्या भारत में रह रहे बामन यहूदी है? सर बताने की कोशिश करें। मैं रोहित शाक्य, संखिया मैनपुरी यूपी से। आप कभी आइए संखिसा में, जो बुद्ध की मौसी का घर है। रोहित कुमार शाक्य जी, राजन दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण प्रोफेसर विदेश के यूनिवर्सिटी में, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसने किताब लिखकर ये सिद्ध किया कि ब्राह्मण का डीएनए, यहूदी का डीएनए, जू का डीएनए और जो यूरेशियन लोग हैं उनका डीएनए एक ही है। इसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है। पुष्पेंद्र भोगिनीपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, जिला यूनिट कानपुर देहात। किसी भी देश को कितने समय तक लॉकडाउन किया जा सकता है? ज्यादा लंबे समय तक लॉकडाउन रखने से देश को कितना हद तक फायदा और नुकसान हो सकता है? लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था के चौपट होने के चांसेस ज्यादा है। जब अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी तो इसका गरीब लोगों पर, असंगठित मजदूरों पर, इन पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। फायदा जहां तक कहा जा सकता है, केवल कोरोना ज्यादा तेजी से नहीं फैल पाया है, इसका ये फायदा है, इतना ही कह सकते हैं। दिनकर कारभारी सोनकामड़े, हीनयान में ही हीन शब्द कैसे आया? हीनयान में हीन शब्द ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया होगा, ऐसा अनुमान निकाला जा सकता है, क्योंकि जो महायान है वो भिक्षु संघ में घुसे हुए ब्राह्मणों के द्वारा महायान चलाया गया। तो जिन ब्राह्मणों ने महायान पंथ चलाया, उन्होंने ही बुद्ध की मौलिक और ओरिजिनल विचारधारा को हीनयान घोषित किया होगा, ऐसे कहा जा सकता है। रूम खान पठान, सर संघ चालक मोहन भागवत को भारत सरकार के तरफ से ZEED+ सुरक्षा दी गई, क्या यह सही है? राइट टू लिव भारत में फंडामेंटल राइट है। अगर कोई वीआईपी आदमी है, उसके जीवन को अगर थ्रेट है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और भारत सरकार ने अगर मोहन भागवत को ZEED+ सुरक्षा दिया है तो वो राइट टू लिव जो फंडामेंटल राइट है उसके तहत दिया गया है। ये कानूनी रूप से गलत नहीं कहा जा सकता। अगर दी गई है तो ऐसे गैर कानून संगठन को भारत की जनता की गाड़ी कमाई के कर से मिली हुई आमदनी को ऐसा खर्चा करना कानूनी है? आरएसएस गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है, ऐसा नहीं है। 2-3 बार आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई। आरएसएस के लोग भारत के संविधान का विरोध करते हैं, मगर जब 2-3 बार आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई
तो बाबा साहब आम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में संगठन बनाना, संगठन संचालन करना, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ये मौलिक अधिकार घोषित किया। उस आर्टिकल के तहत आरएसएस वाले जिस संविधान का विरोध करते थे उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में गए और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी उठवा कर लाया। यानी बाबा साहब आम्बेडकर ने अगर आर्टिकल 19 नहीं लिखा होता तो आरएसएस को भी ये जो पाबंदी लगाई गई है ये पाबंदी उठाना संभव नहीं होता है। तो आरएसएस के लोग जो है दोगले लोग हैं, यानी संविधान का विरोध भी करते रहते हैं और संविधान का सहारा लेकर उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई उसको उठवाने के लिए कोर्ट में भी जाते हैं। ऐसे दोगले लोग हैं, इस लोगों को समझना जरूरी है। चेतन चापल, भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल पूर्ण तरीके से लागू है क्या? क्या 395 आर्टिकल को अमल में लाया जाता है? और अभी तक कितने आर्टिकल अमल में लाए गए हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। चेतन जी, आप भारत के 395 आर्टिकल में कितने आर्टिकल अमल में लाए गए हैं ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब है एक एक आर्टिकल उसकी समीक्षा करके लागू किया या नहीं लागू किया ये बताना। इस तरीके का आपने सवाल पूछा तो क्या ये 1-2 मिनट में जवाब देने वाला सवाल है? तो आप संविधान के एक एक, आपके दृष्टि से ऐसा लगता है कि कोई आर्टिकल संविधान का महत्वपूर्ण अंग है और वो लागू है या नहीं है। अगर इस तरह से सवाल पूछते तो उसके बारे में पर्टिकुलर जवाब दिया जा सकता है। आप सारे के सारे आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हो, ये कोई तर्कसंगत पूछने का तरीका सही नहीं। राम की मीना, राजस्थान के दौसा जिले से रामकेश मीना, राजस्थान की दौसा जिले से। सर मेरा सवाल यह है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? क्या इसमें भी ब्राह्मणों का हाथ था? नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस सिद्धांतों को पढ़ाया जा रहा था, जिन विचारधारा को पढ़ाया जा रहा था, वो सारा का सारा ब्राह्मण विरोधी था। ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त करने वाली सारी विचारधारा थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर बख्तियार खिलजी ने अगर ये समाप्त किया ऐसा आप मानते हैं तो ब्राह्मणों के सपोर्ट और समर्थन के बगैर ये संभव नहीं है। अगर इतिहास के बारीकी में जाओ तो आपको इसका सबूत मिलेगा। नालंदा में जाओगे तो वहां भी बहुत सारी बातें उपलब्ध होगी। जो लाइब्रेरी जलाएगी जहां ज्ञान का भंडार था, वो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा ज्ञान की किताबें वहां थी। और वो ज्ञान की किताबें ब्राह्मणों के सारे धर्म ग्रंथों को हवा में उड़ाने वाला ज्ञान था, कहीं टिकने वाला नहीं था। इसलिए उसको समाप्त करने में ब्राह्मणों का बख्तियार खिलजी को समर्थन रहा होगा, ऐसे कहा जा सकता है। इसमें भी ब्राह्मणों का हाथ था। सर नालंदा विश्वविद्यालय पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में भी रहा होगा। इसके बारे में जैसे कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर औरंगजेब ने किसी ब्राह्मणों के मंदिरों को यदि कोई दान दक्षिणा देने का काम किया तो इससे कौन सा मौलिक अंतर आता है? कोई मौलिक अंतर तो नहीं आता है कि औरंगजेब का राज खत्म हो गया।
अगर पुष्यमित्र शुंग का राज है और पटना के पास नालंदा है और पुष्यमित्र शुंग का राज नालंदा विश्वविद्यालय पर रहा होगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग पटना में हत्या करने के बाद वहां से वाराणसी, वाराणसी से फैजाबाद, फैजाबाद के पास जो साकेत नगरी थी, बौद्धों की विशाल नगरी थी, उस पर कब्जा करके उसका नाम बदलकर अयोध्या बनाया है। इसको जानना जरूरी है। निखिल खांडते, आदिवासियों में 5वीं अनुसूची के प्रति जागरूकता लाना चाहिए, वे हम कार्यक्रम जानकारी देकर कर सकते हैं या अन्य प्रकार के कौन से प्रकार से कर सकते हैं। कार्यक्रम लेकर इन बातों को जागृति फैलाई जा सकती है। 2, दलितों और आदिवासियों पर हमारे देश में सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार, उनमें लड़ाऊ प्रवृत्ति कैसी लाई जाए। आज भी ये लोग मार्शल लोग हैं, इनको केवल संगठित करने की जरूरत है। आदिवासी एवं दलितों की जमीनें हड़पी जा रही हैं, संगठित होकर इसका मुकाबला किया जा सकता है। केवल आप अपने 2-4 एकड़ जमीन का मत विचार करिए, सारा भारत हमारा है और सारे भारत की भूमि हमारी है, उसे मुक्त करना जरूरी है। अनुज वासु, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। व्लादिमीर लेनिन ने ऐसी तैयारी की, 17 वर्ष में जारशाही सरकार को रूस से जड़ मूल से उखाड़ दिया, जबकि उसके पास पहले से कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं था जो उनकी क्रांति का पथ प्रदर्शन कर सके। वो सिद्धांत भी लेनिन ने दिया मार्क्सवाद के रूप में। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए भी लेनिन के पास साधन संसाधन नहीं थे, ना ही वह भारत जैसा संविधान था। फिर भी लेनिन ने लोगों को इकट्ठा किया और क्रांति कर दी। भारत में बाबा साहब का संविधान है और क्रांति करने के लिए अम्बेडकरवाद जैसा वैज्ञानिक और मान सिद्धांत है। अपने विचारों को बोलने की और विचारों के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। आज आसानी से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी सोशल मीडिया जैसा मंच है। फिर भी भारत में क्रांति होने में इतना समय क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये है कि बहुत विपरीत परिस्थिति लेनिन को थी और इस केवल 17 साल में उन्होंने ये सब करके दिखाया और उसके लिए कोई वैज्ञानिक सिद्धांत वगैरह वगैरह नहीं था। प्रचार करने के लिए बहुत सारा अवरोध था वगैरह, ये जो सारी बातें बताई जा रही है तो आपके पास सही प्रकार की जानकारी नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। मूल निवासी बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, उनको अज्ञानी बनाकर रखा गया है, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया गया है। उनको अगर कोई बात समझाई जाती है उनके पल्ले पड़ती नहीं है, समझ में आती नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो इतना आसान है जैसा आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं है। जरा आप फील्ड में जाकर काम करके देखिए साल भर तो आपको पता चलेगा। आर.के. शाश्वत, भामसेब जिला कार्यकारिणी सदस्य, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। सवाल, सर जब SC ST OBC के लोग अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराते हैं तो वहां पर धर्म के कॉलम में हिंदू और जाति के कॉलम में जाति लिखी जाती है, क्या हम लोग धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखवा सकते हैं और जाति के कॉलम में SC ST OBC लिख सकते हैं? ऐसा कोई शासनादेश है? शाश्वत जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती। अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आप जाति नहीं लिख सकते हैं और बौद्ध धर्म को सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उधर के इलाके के लोगों से आप सहायता लीजिए। अशोक मौर्य, जितना ब्राह्मण लोग खुद को कट्टर हिंदू नहीं कहता है उससे ज्यादा हमारे ही लोग खुद को कट्टर हिंदू कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? अज्ञानता सारी समस्या का जड़ है। हमारे लोग अज्ञानता की वजह से सारा कुछ कर रहे हैं।
इसलिए बुद्धा ने ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया, ज्योतिराव फुले ने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया, बाबा साहब आम्बेडकर ने पढ़ाई लिखाई का अधिकार को मौलिक अधिकार संविधान में घोषित किया। ये सारी बातें उन्होंने की ताकि अज्ञान खत्म हो सके। अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। शोभन संजीव यशवंत, धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई और पहला धर्म कौन सा था? जहां तक भारत के संदर्भ में अगर इस सवाल को समझने की कोशिश की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक मान्यताएं थी उन मान्यताओं को पहली धार्मिक बातें माना जा सकता है। सावित्री दास, झारखंड रांची से मेरा सवाल है कि विदेशी यूरेशियन सिर्फ भारत में ही वर्ण व्यवस्था लाए क्यों? 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग काल में जाति व्यवस्था थोपी भारतीयों पर ही क्यों, जबकि ये लोग विश्व के कई देशों पर आक्रमण किया भारत की तरह, लेकिन भारत छोड़कर अन्य देशों में ये लोग वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं बनाई। जहां जिस देश में जो करना जरूरी था वो उन्होंने किया। अभी जो नए सबूत सामने आए हैं, जहां जहां भी ये लोग गए वहां हिंसा से उन्होंने विध्वंस करने का काम किया। ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हुए हैं। जय श्री कामदेव, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक कहावत है कि शत्रु का शत्रु वह अपना मित्र होता है। इस युक्ति के द्वारा क्या ब्रह्मांडी शक्तियां हमें आपस में भिड़वाकर विभाजित विघटित कर रहे हैं और उसके लिए हमारे ही बहुजन नेता संगठन का प्रयोग कर रहे हैं? उसे रोकने के लिए मार्गदर्शन करिए। जनता को जगाने की जरूरत है। जनता को जागृत कर लो। क्रांति करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जितने लोग चाहिए 100% की जरूरत नहीं है। जितने लोग अगर आपको परिवर्तन के लिए चाहिए उतने लोग आप इकट्ठा कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। प्रकाश चंद, क्या 5G और कोरोना के संबंध में कथित इल्यूमिनेटी ग्रुप का कोई कनेक्शन है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्या जनहित याचिका के माध्यम से इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग को रोका जा सकता है? अगर आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो रोका जा सकता है। भारत की वर्तमान स्थिति में कोरोना महामारी के आड़ में दक्षिणपंथी एजेंडा लागू करने की कोई कितनी संभावना है? जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो छुपकर ही सारी गलत बातें करते रहते हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। क्या भारत में वामपंथी या मध्यमार्गी विचारधारा की सरकार होने पर भी कोरोना का इतना ही खतरनाक रूप दिखाया जाता? महामारी विदेश से आई हुई है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हम आम जनता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मूल समस्याओं को समझेगी और सड़क पर आकर विरोध करेगी, जबकि जनता उतना ही समझ पा रही है जितना सरकार मीडिया उन्हें दिखा रही है। ये तो हर स्थिति में होते रहता है, इसलिए संगठन, प्रचारक और मजलूम लोगों के साथ में खड़े होने वाले संगठन की जरूरत होती है ताकि उनको सही सही जागृति कर सके। रवि शिवा बामनिया, देश में प्रवासी मजदूर फंसे हैं, उनको लाने के लिए सरकारी सहायता क्यों नहीं कर रही है? वे पैदल पैदल चलने पर मजबूर है क्योंकि ये सरकारें मजदूरों के विरोध में काम करने वाली सरकारें हैं। इसे समझने की जरूरत है। सुधा गौतम, सर हम सबको एक होने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा समाज शिक्षित भी है, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठन नहीं है। इसके लिए आपके क्या विचार है? इसको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए? सुधा गौतम जी, आप कौन से जिले में और कौन से राज्य में हैं? उस जिले में वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा 31 राज्यों में 542 जिलों में 3500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में फैला हुआ संगठन है। उसके साथ जुड़ जाइए और जुड़कर काम करिए। BVF रवि कुमार, 218-2018 के भीमा कोरेगांव हल्ले का षड्यंत्र मनोहर भिड़े, मिलिंद एकबोटे और आनंद दवे इन ब्राह्मणों ने किया था, तो बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती दिन 14 अप्रैल को ही खुद को तेलतुंबड़े ने पुलिस के हवाले किया। इस भीमा कोरेगांव के हमले में तेलतुंबड़े का क्या संबंध था? या कोई ब्राह्मणी षड्यंत्र है? तेलतुंबड़े का कोई संबंध नहीं है। तेलतुंबड़े तो ब्राह्मणों के इशारे पर काम करने वाला आदमी है। इसलिए अगर वो ब्राह्मणों के इशारे पर काम करने वाला नहीं होता और बीजेपी की सरकार होती तो बाहर होता। जब तक फडणवीस की सरकार थी बाहर रहा और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उसको अंदर डाल दिया गया।
दिलीप कुमार, ग्राम कमलाबाग, झीज, एक भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल यह है कि भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम और आंदोलन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में था। वो लोगों को मालूम ना हो इसलिए पढ़ाया नहीं जाता। ओम प्रकाश मूल निवासी, नजफगढ़, नवी दिल्ली 43। मेरा प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण लोग जब भारत में आए तभी से अपने आप को आर्य कहलवाते, या यह आर्य शब्द उन्होंने भारत में अपने राज स्थापित करने के बाद बुद्ध के 4 आर्य सत्य से चुराया? ब्राह्मणों ने अपने आप को पहले से आर्य कहते रहे हैं और ये शब्द वेदों के अंदर से उन्होंने निकाला है, ऐसा कहा जा सकता है। अनूप कुमार, सर, बीजेपी ने सेंट्रल विस्टा, जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सुप्रीम कोर्ट आदि को कई दूसरी जगह बनाने के लिए 20,000 करोड़ का बजट पास किया है। पुरानी संसद को म्यूजियम बनाने वाले हैं, हो सकता है ऐसे उन्होंने निर्णय किया। सारे सरकारी कर्मचारियों का डीए कटौती कर दिया और सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाले सभी बजट बढ़ा दिए गए हैं। मंत्रियों और सांसदों के बजट बढ़ा दिया गया है, ये बात सही नहीं है। 50 बिल्कुल डिफॉल्टरों का 68,600 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया है। इस सब के बारे में बताइए। ये जो डिफॉल्टर माफ कर दिए गए हैं, ये कांग्रेस के राज में भी होता रहा, बीजेपी के भी राज में होता रहा है, क्योंकि ये उद्योगपति चुनाव लड़ने के लिए उनको पैसा देते रहते हैं और इसी के आधार पर ये होता रहा है। इसको समझने की जरूरत है।